मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को डिटेल में डिस्कस किया है। आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो आई हैव सिलेक्टेड सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग नाउ। तो अ फ्यू सिलेक्टेड क्वेश्चंस, नाउ बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है ए करंट ऑफ 1 ampere is flowing in the sides of an equilateral triangle of side 4.5 into 10 to the power of minus 2 meters. Find the magnetic field at the centroid of the triangle, Now permeability आपको दे रखी है म्यू नॉट बेटा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. नाउ दिस इज वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर मीटर. ठीक है बेटा. नाउ देखिए एक करंट है ऑफ 1 एम्पियर, वो फ्लो कर रहा है साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है इतनी लेंथ की इक्विलैटरल ट्रायंगल, और हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. सो देखिए बेटा ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब करंट इसमें क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. हमको इसकी साइड बता रखी है, साइड की लेंथ बता रखी है, एंड वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. और जो सेंट्रॉइड होता है आपको ये पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, मीडियंस, तीनों के तीनों एक ही कॉमन पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं और उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं. तो बेटा अब देखिए ये लेट्स से द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. I have taken the current in the clockwise direction and we can take the current in the anti-clockwise direction also. There is absolutely no problem. अब देखिए बेटा ये हम लोग सेंट्रॉइड को मैं इंडिकेट करूंगा यहाँ पर. ये देखिएगा जरा. नाउ ये परपेंडिकुलर बना दिया मैंने. दिस आई हैव ड्रॉन एज ए परपेंडिकुलर. नाउ बेटा आई वांट, let us say the side length is L. Supposing the side length is L, now you can find this total length, this length perpendicular length. I need this particular length. इसको कैसे निकालेंगे बेटा? ये एंगल है 60 का. This angle is of 60. तो ये 60 से ये परपेंडिकुलर जो है वो निकाल सकते हो आप. कैसे निकालोगे? sin 60 is equal to perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse is length. So this implies that perpendicular is equal to L into root 3 by 2. ठीक है बेटा. L into sin 60, that is L into root 3 by 2. और देखो बेटा ये 2:1 की रेशो होती है, तो ये कितना हो गया? 1/3 हो गया. So this portion is 1/3 of the total length. सो 1/3 का मतलब कितना हो गया? ये वाला डिस्टेंस 1/3 इंटू L इंटू रूट 3 by 2. ठीक है बेटे. तो ये हो जाएगा L/2 रूट 3. इज इट ओके? यानी कि ये वाली लेंथ जो है इतने पोर्शन की, यानी ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसकी लेंथ हो गई L/2 रूट 3. तो L/2 रूट 3 की लेंथ हो गई. अब आप देखिए बेटा व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज, अब यहां से इस एक तार के कारण फील्ड कैसी है?
इनसाइड एट द सेंट्रॉइड फ्रॉम द राइट हैंड पाम रूल। इसके कारण भी फील्ड कैसी है, इनसाइड, और इसके कारण भी फील्ड कैसी है, इनसाइड। तो आप देखिए बेटा, ये आप नेट फील्ड क्या करोगे, सारी तारों के कारण फील्ड निकाल के ऐड कर देंगे। तो अब आप देखिए बेटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला बेटा ये 30, ये 90, तो ये 60, ये एंगल भी 60। अब फील्ड निकाल लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इज इक्वल टू व्हाट, this is due to the first wire. There are 3 wires, 1, 2 and 3. Now all the 3 magnetic fields are the same. तो देखिए all the 3 magnetic fields are the same. So B will be equal to mu naught over 4 pi into बेटा I by distance, ये distance कितना है, L by 2√3, ठीक है बेटा, into क्या चीज, sin 60 प्लस बेटा साइन 60 प्लस साइन 60, ये ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 60 प्लस साइन 60, ये कितना हो गया बेटा, 10⁻⁷ इंटू आई कितना है 1, एल कितना है 4.5 इंटू 10⁻² इंटू 2√3, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा √3/2 plus √3/2. So that is √3/2 plus √3/2 is √3 only. तो ये आपके पास आ गया कितना, 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 3 अपॉन क्या चीज 4.5 इंटू 10⁻², ये कितना हो गया बेटे 60/45, ठीक है, 15 3s are and 15 4s are 60, तो ये हो गया बेटा 4/3 इंटू 10⁻⁻5 दिस मेनी टेस्ला। तो ये क्या आ गई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर। अगर आपने सारी तीनों के कारण करनी है तो ऐड होएगी, तो इट विल बिकम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब कितना हो गया बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। सो आंसर इज 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है बेटे, क्वेश्चन अच्छा था, देख लें जरा ध्यान से। Next question, question number 2. Two long straight parallel wires are situated perpendicular to the plane of paper, at 100 centimeter apart as shown. The current I1 in the upper wire is 6 ampere and is directed downwards what should be the magnitude
magnitude and direction and direction and direction of the current I2 in the lower wire so that the resultant field at the point P be zero, then what will be the resultant field at Q. सो देखिए बेटा, दो पैरेलल वायर्स हैं हमारे पास में इस प्रॉब्लम में। क्या है? टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स आर सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर at 100 centimeter apart as shown. The current I1 in the upper wire is 6 and is directed downwards. What should be the magnitude and direction of the current I2 in the lower wire so that the resultant field at the point P be 0? Then what will be the resultant field at Q? और इसके साथ जो फिगर अटैच्ड हमें दे रखा है वो देख लीजिए बेटा। इसमें एक वायर तो है ये और दूसरी वायर है यहाँ पर, और बेटा इसमें करंट डाउनवर्ड्स दिखा रखा है, तो डाउनवर्ड्स इज शोन बाय ए क्रॉस, और इसमें करंट की डायरेक्शन हमें पता करनी है। इसमें I1 दे रखा है हमको 6 एम्पियर्स, और बेटा जो गैप है इन दोनों तारों के बीच में दैट इज 100 सेंटीमीटर्स। तो ऊपर Q पॉइंट है दैट इज 50 सेंटीमीटर अप, और नीचे P पॉइंट है, ठीक है बेटा, इस तार से नीचे ये I2 इसमें पता नहीं कितना है, और यहाँ पर क्या है I2, यहाँ पे जो पॉइंट है वो P है, और ये 50 सेंटीमीटर दूर है इस तार से। तो देखिए मेरा एम क्या है, आई वॉन्ट टू फाइंड द रिजल्टेंट फील्ड एट द पॉइंट P भी 0। तो पॉइंट P पर रिजल्टिंग फील्ड मुझे 0 देखनी है। उसके लिए क्या करंट I2 होगा, डायरेक्शन क्या होगी। दूसरी बात, जब I2 आपने निकाल लिया तो रिजल्टिंग फील्ड Q पर आपने निकालनी है। तो वी वांट टू फाइंड द रिजल्टिंग फील्ड एट पॉइंट Q। तो देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, आई एम गोइंग टू टेल यू। इसको बेटा सबसे पहले आप इस पॉइंट P पर फील्ड 0 करने की टेंडेंसी करिए। इसके कारण जो फील्ड होगी, ठीक है बेटा, दैट विल बी अलोंग दिस साइड। मतलब जो पहली वाली तार है जिसमें I1 करंट है उसके कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। और जो बेटा इसके कारण फील्ड है, अगर इसमें भी इनसाइड मान लें तो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि द फील्ड विल बी देन इन द सेम डायरेक्शन। तो 0 होने के लिए क्या है, इसकी फील्ड को इसको कैंसिल करना पड़ेगा। इस तार की फील्ड को, ये तार कैसे है, वर्टिकली इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है बेटा। तो अब इसकी फील्ड को कैंसिल करे, उसके लिए बेटा देखिए कैसे, ए like this. So this is the direction of the magnetic field at the point due to the second wire. अब क्या है, अब P पॉइंट पर रिजल्टिंग फील्ड जो है वो 0 हो सकती है। आप देख रहे हैं अब जो P पॉइंट पर रिजल्टिंग फील्ड है इट कैन बिकम 0। तो देखिए सॉल्यूशन ये बनता है कि दैट द फील्ड ड्यू टू I1 ड्यू टू द फर्स्ट वायर is equal to the magnetic field due to the second wire which is carrying the current I2. So देखिए बेटा mu naught over 4 pi into 2I1 by 150 is equal to mu naught over 4 pi into 2 times I2 by क्या चीज, by 50।
ठीक है बेटा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कैंसल्स आउट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए हमारे पास I2 कितना आ गया, I2 इज इक्वल टू व्हाट, I1/3, और हमारे पास I1 कितना है, I1 है 6 एम्पियर, तो 6/3 दैट इज 2 एम्पियर्स। सो इसका मतलब है जो सेकंड वायर है उसमें 2 एम्पियर का करंट होना चाहिए, एंड द करंट शुड बी आउटसाइड और वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है बेटा, तो करंट शुड बी आउटसाइड, यानी कि इस तार में जो करंट की आप डायरेक्शन देखेंगे दैट विल बी लाइक दिस, इस तरह की डायरेक्शन होगी। तो बेटा ये अब आपने करंट तो निकाल लिया इस तार में, यू हैव फाउंड द करंट इन दिस वायर दैट इज 2 एम्पियर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी वांट टू फाइंड द नेट फील्ड एट द पॉइंट Q, Q पर नेट फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो अब आप देखिए बेटा Q पॉइंट पर पहली वाली तार के कारण फील्ड कैसे होगी, लाइक दिस। पहली वाली तार के कारण जो फील्ड है मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये फील्ड कैसे है, लाइक दिस। अच्छा बेटा, अब दूसरी वाली जो ये तार है जिसमें करंट I2 है उसके कारण फील्ड कैसे होगी, ए लाइक दिस। तो ये देखिए, ये मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने पहले ब्लू से दिखाया था दूसरी तार के कारण, तो वो ऐसे है। अब क्या हो जाएगा, नेट फील्ड एट पॉइंट Q विल बी इक्वल टू फील्ड ड्यू टू दिस वायर माइनस द फील्ड ड्यू टू द सेकंड वायर। तो देखिए नेट फील्ड एट पॉइंट Q, B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q इज इक्वल टू B1 माइनस B2। तो B1 माइनस B2, B1 कितना हो गया बेटा, दैट इज 10⁻⁷ इंटू 2 टाइम्स I1 कितना हो गया बेटा 6 बाई A कितना हो गया 50 इंटू 10⁻⁻2 माइनस बेटा 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू क्या चीज I2 कितना हो गया 2 एम्पियर, और बेटा अपॉन क्या चीज 150 इंटू 10⁻⁻2, 150 इंटू 10⁻⁻2। तो ये देखिएगा जरा, ये हो जाएगा बेटे कितना, नाउ दिस विल बिकम, ये हो गया बेटे 10⁻⁻2 का तो एडजस्टमेंट हो गया ऊपर, ये 10⁻⁵ और ये भी 10⁻⁵। ठीक है बेटे, तो नाउ ये दोनों का एडजस्टमेंट हमने कर दिया। नाउ 50 और 150 है, तो हम लोग 150 को LCM ले लेंगे, वी विल टेक द LCM एज 150। तो देखिए बेटा 150 का LCM आ गया, और ये हो गया 12 इंटू 3 36 इंटू 10⁻⁻5 माइनस क्या चीज 4 इंटू 10⁻⁻5। तो ये बेटा कितना आ गया हमारे पास 32 इंटू 10⁻⁻5 बाई 150, 32 इंटू 10⁻⁻5 बाई 150। तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, दिस विल बी द नेट फील्ड। ठीक है बेटा, दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट Q। ठीक है बेटे, तो दिस इज द नेट फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट Q, और इसकी यूनिट्स जो आएगी दैट विल बी टेस्ला, द यूनिट्स विल बी टेस्ला। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। Question number 3. Two straight infinitely long and thin parallel wires are spaced 0.1 meter apart, are placed 0.1 meter apart and carry a current of 10 ampere each.
find the magnetic field at a point distant 0.1 meter from both the wires when the current are in A part same direction and B part opposite directions. बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे। देखिए, two straight infinitely long and thin parallel wires are spaced 0.1 meter apart and carry a current of 10 ampere each. Find the magnetic field at a point distant 0.1 meter from both the wires when the current are in the same direction and when they are in the opposite direction. So बेटा देखिए, ये मैं दो वायर्स मान लेता हूँ which are perpendicular to the plane of the board, और ये वायर्स अंदर जा रही हैं और बेटा द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन। करंट इन द सेम डायरेक्शन का मतलब है either I assume that the current is inside the plane of board or I assume in both the wires the current is outside the plane of the board. Supposing if I take the current as inside in both the wires, दोनों में पैरेलल करंट्स हैं तो इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो 0.1 मीटर अपार्ट हैं दोनों वायर जो हैं, they are 0.1 meter apart from each other, and from this wire we go 0.1 meter and from this second also we go 0.1 meter. This is the point P. ठीक है बेटा, तो 0.1 मीटर ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। आप देखिए तो इस पॉइंट P पर, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखिए बेटा, इस तार के कारण magnetic field intensity at this point will be like this. That means it is perpendicular to this wire. I say this as B1. अब इस पॉइंट के कारण, इस तार के कारण, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी बेटा? like this. So it will be perpendicular to this particular wire. ठीक है, तो ये हो गया कितना आपका B2. Now angle between two lines is same as angle between their perpendiculars. तो यानी कि ये एंगल 60 का है ना बेटे, तो इन दोनों के बीच में भी आपस में एंगल कितने का बनेगा? 60 का ही बनेगा। सो एंगल बन गया 60 डिग्री। नाउ क्योंकि B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इनके एंगल बाइसेक्टर पे डायरेक्टली, लाइक दिस, एंड इट विल बी पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द टू वायर्स। तो अब आप देखिए B1 कितना हो जाता है? नाउ B1 becomes, B1 is equal to B2 is equal to, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, is equal to mu naught over 4 pi, that is 10 power minus 7 into 2 times 10 by R. R कितना है बेटे? 0.1। तो ये हो गया 2 into 10 power, ये 100 बन गया ना, 2 into 10 power minus 5। ठीक है बेटा, 2 into 10 power minus 5 टेस्ला। तो ये हो गया B1 is equal to B2। अब देखिए हमने रिजल्टेंट निकालना है, तो BR रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड is equal to square root of B square plus B square plus B square plus 2B square into बेटे क्या चीज? into cos of 60 डिग्री। तो ये हो गया कितना? ये हो गया 2 into cos 60, cos 60 होता है हाफ, तो बेटे ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल, ये हो गया B√3, दैट मीन्स 2√3 into 10 power minus 5 टेस्ला।
ये है प्रॉब्लम के ए पार्ट का सॉल्यूशन। दैट इज हमने क्या करा, फील्ड की डायरेक्शंस देख ली, रिजल्ट फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वी हैव अप्लाइड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, उसके हिसाब से हमारे पास रिजल्टेंट आ गया b√3। और b√3 मतलब b का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया था क्योंकि ये एक तार है, उसके कारण मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया था 2I/r का फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और उससे हमारे पास ये रिजल्टिंग फील्ड आई और ये पैरेलल होगी टू द लाइन जॉइनिंग दी टू वायर्स। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे बेटा इसी क्वेश्चन का। ए पार्ट का आंसर आ गया। नाउ देखिए बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कह रहा है इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एक वायर में जो है करंट अगर अंदर को है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो दूसरे वायर में जो करंट है वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड हो जाए। तो अब आप देखिए बेटा दूसरे में आउटसाइड कर दूंगा मैं, ये यहाँ पे मैंने इसमें देखिए बेटा आई मेक इट आउटसाइड। अब दोबारा से मैं फील्ड की डायरेक्शंस देखूंगा। देखिए बेटा इसकी फील्ड तो चेंज नहीं होगी, इसकी फील्ड तो सही है। अब दूसरे वाली तार की फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, वो कैसे हो जाएगी ये भी हम देखते हैं। नाउ बेटे दिस विल हैव द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ये देखिए बेटा इस पॉइंट पे फील्ड विल बी लाइक दिस। अंगूठा कर दिया करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां कर दी वहां जहाँ फील्ड पता करनी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, ये B2 हो गई। एंड दिस इज हाउ दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है बेटा, तो ये देखिए ये पूरा एंगल अब 120 का बन जाएगा, इट विल बी नाउ 120 डिग्रीज। ठीक है बेटे, अब आप देखिए आपने B1 इक्वल टू B2 निकाला था ना, तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है बेटे 2 इंटू, ये हमने निकाला था फॉर्मूला यूज करके 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। इज इट क्लियर? तो अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स इक्वल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और और दोनों की दोनों कैसे हैं, एट 120 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रही हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस। सो ये रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड आई और ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू वायर्स, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू वायर्स। अब आप देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है आपने, तो बी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2b² इंटू कॉस ऑफ 120। कॉस 120 कितना है, -½ तो ये हो जाएगा b के बराबर ही, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है बेटे, तो ये है रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द टू वायर्स विच आर कैरिंग करंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। Now a beam of protons, a beam of protons enters a uniform magnetic field, enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla, of 0.3 Tesla with a velocity of 4 into 10 की power 5 meter per second at an angle of 60 degree to the field, the
the radius, find the radius of the helical path taken by the beam also find the pitch of the helix, और बेटा देखिए इसमें हमको मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. यू नो दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg. सो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है. तो अब देखिए बेटा सॉल्यूशन. नाउ मैग्नेटिक फील्ड के 60 डिग्री एंगल पर जो है प्रोटॉन एंटर कर रहा है, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का टू द फील्ड वो रिस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर पाथ के लिए. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया, दैट इज v sin 60. तो v sin 60 कितना हो जाएगा बेटे, 4 इंटू 10⁵ इंटू √3/2. So that is equal to 2 times square root of 3 into 10⁵ meter per second. Now this is the perpendicular component of velocity to the magnetic field. This is the perpendicular component of velocity. अब आप देखिए बेटा radius is equal to mv perpendicular upon qb. So m कितना है 1.67 into 10⁻27 into 2√3 into 10⁵ by q. Charge on the proton is 1.6 into 10⁻19 into magnetic field is 0.3 Tesla. ये बेटा कैंसिल हो गया और it will be how much 2√3 by 0.3. ठीक है बेटा 2√3 by 0.3 into 10⁻, ये बन गया -22 plus 19, ये कितना हो गया -3. So these many meters, ये बन गया हमारा क्या, this is the radius of the circular path. Now क्योंकि ये helical path है, we wish to find out the pitch of the helix also. तो जो v cos theta है वो फील्ड के पैरेलल है और वही रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर प्रोटॉन को आगे लेके जाने के लिए. तो आप देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2πr/v. सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर. आर कितना हो गया बेटे, आर इज 2√3 by 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या चीज वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी होगी बेटे, वेलोसिटी जो है दैट इज v. यहाँ पे वेलोसिटी v जो हम लेंगे, ठीक है बेटा, दैट विल बी 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड. ठीक है बेटा 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी इज 2πr/v. तो ये देखिए सॉरी टाइम पीरियड इज 2πr/v. अब आप देखिए क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करते, बिकॉज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज. नाउ नेक्स्ट इज देखिए बेटा नेक्स्ट इज नाउ पिच ऑफ द हेलिक्स विल बी इक्वल टू v cos थीटा इंटू दिस टाइम पीरियड. तो v cos थीटा कितना हो जाएगा बेटे, वेलोसिटी जो है 4 इंटू 10⁵ इंटू cos of 60 हाफ इंटू ये वाला टाइम पीरियड. यहाँ से सॉल्व कर लेंगे. अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो पिच आती है हेलिक्स की, ठीक है बेटा, तो रेडियस तो हमने निकाल लिया था, जो पिच आती है हेलिक्स की दैट इज 43.5 mm.
ठीक है बेटा, 43.5 mm जो आती है ये, दिस इज द पिच ऑफ द हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, ए सर्कुलर coil of 200 turns, radius 10 centimeter, carries a current of 5 amperes. It is suspended vertically. In a uniform horizontal magnetic field of 0.4 Tesla. The field lines making an angle of 60 degree with the plane of the coil, calculate the magnitude of the torque that must be applied on it to prevent it from turning, Would your answer change if coil were rectangular instead of circular? But area being same. Now देखिए बेटा, एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, जिसके 200 टर्न्स हैं और रेडियस 10 सेंटीमीटर है और कैरी कर रहा है करंट 5 एम्पियर। इसको हमने वर्टिकली सस्पेंड कर रखा है। It is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of 0.4 Tesla. The field lines making an angle 60 degree with the plane of the coil. Calculate the magnitude of torque that must be applied in order to prevent it from turning. और क्या आंसर बदल जाएगा अगर हम रेक्टेंगुलर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए सर्कुलर कॉइल। तो देखिए बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 200, और रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 into 10 minus 2 meters, और जो करंट कैरी हो रहा है दैट इज 5 एम्पियर्स, करंट कैरिड इज 5 एम्पियर्स, और जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कितनी है, 0.4 टेस्ला। बेटा, प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। ठीक है बेटा, जो प्लेन है कॉइल का वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम कॉइल के प्लेन के नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल जो एंगल बनाएगा किसके साथ, फील्ड के साथ, वो कितना हो जाएगा,
that will be 90 minus 60, that is 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, कितनी टॉर्क अप्लाई की जाए कि ये रुक जाए। सो टॉर्क इज इक्वल टू बीना, टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। बी कितना है बेटे, बी है 0.4 इंटू 5, नंबर ऑफ टर्न्स है 200 इंटू एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया ऑफ द कॉइल कितना हो जाएगा बेटे, पाई इंटू आर का स्क्वायर, 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है बेटे, पाई आर स्क्वायर इंटू साइन 30, साइन 30 कितना हो जाएगा बेटे, इंटू साइन 30, सो साइन 30 इज हाफ। तो ये हाफ से मैं इसको काट दूंगा, ये कितना आ गया बेटा 100। तो आप देखें, अब आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास इज इक्वल टू 5 इंटू 0.4 दैट इज 2, सो ये हो गया 200 इंटू बेटे 3.14 इंटू क्या चीज बेटे, 10⁻⁻1 की पावर 2 है, तो 10⁻⁻1 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻2। ठीक है, ये हो गया बेटा कितना, 6.28 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क हमको लगाना पड़ेगा कि ये कॉइल जो है वो स्टेबल रहे। अब वो कह रहा है कि अगर इस सर्कुलर कॉइल की जगह पे हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा दें और उसका एरिया भी वही है जो सर्कुलर कॉइल का है, तो हमको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बेटा देखिए, एरिया सेम रहा तो फॉर्मूला टॉर्क का चेंज नहीं करता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला बिना साइन थीटा ही है, थीटा भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो भले ही आप कॉइल रेक्टेंगुलर कर दीजिए, अगेन द अप्लाइड टॉर्क, द टॉर्क विल रिमेन दी सेम। ठीक है बेटा, टॉर्क विल रिमेन दी सेम। Now we were doing a few selected questions, उसमें next question बेटा 6th question, a magnet oscillating in a horizontal plane has a time period of 2 seconds at a place when the angle of dip is 30 degree, angle of dip is 30 degree, and 3 seconds at another place where the dip is 60 degree. Compare the resultant magnetic fields at the two places. Now देखिए बेटा, हमारे पास एक ऑसिलेटिंग मैग्नेट है जो कि ऑसिलेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जो उसका टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स है। ठीक है, और ये उस प्लेस पर ऑसिलेट कर रहा है जहाँ पे डिप कितनी है 30 डिग्री, और 3 सेकेंड्स का टाइम पीरियड है एट ए प्लेस वेयर द डिप इज 60 डिग्री। Now we wish to compare the resultant magnetic fields at the two places.
सो देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। इसको जो टाइम पीरियड है आपको पता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई moment of inertia by m moment magnetic moment into horizontal component of magnetic field, into horizontal component of magnetic field। तो ये टाइम पीरियड होता है। नाउ आपने अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स कंपेयर करनी है, तो इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय एम इंटू बी कॉस ऑफ डेल्टा, where B is the resultant field at a place, where B is the resultant field at a place, और डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप, और बी एच क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था अर्थ की फील्ड का, तो बी एच कितना है, बी कॉस ऑफ डेल्टा। नाउ देखिए बेटा, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, सो 2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई क्या चीज, आई बाई एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस, first place is B1 suppose, into cos of what, 30 degree, और बेटा 3 seconds is equal to 2 pi square root of I by m into B2 into cos of 60, into cos of 60। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, हम लोग 3 सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन को यदि फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू बोलिए बेटा, 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B1 cos 30 बाय B2 cos 60 बाय B2 cos 60। अब देखिए बेटा, ये हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं फर्दर, दिस कैन बी रिटन एज 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B1 by B2 into बेटे, now cos 30 is root 3/2, cos 60 is half, so half gets cancelled, what we are having, we are just having root 3, ठीक है बेटा, तो inside we are having root 3। now squaring both sides, अब हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं ये मैं बेसिक फॉर्मूला रब कर रहा हूँ बेटा जो हम यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए क्या बन गया हमारे पास बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 9/4 is equal to what, B1 by B2 into root 3, B1 by B2 into root 3। now this implies B1 by B2 is equal to 9/4 into root 3, ये कितना हो जाएगा बेटा, 3√3/4, इसको लिख सकते 3√3/4, आंसर आ गया 3√3/4 या 9/4√3। सो ये अगर रेशियो सॉल्व करते हो तो ये 1.3 आ जाती है, ये रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स एट 2 प्लेसेस हमारे पास आ जाती है, जहाँ पे कि हमें एक मैग्नेट को ऑसिलेशन में रखा हुआ है और उसकी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। Question number 7, a magnetic needle suspended in a vertical plane, at 30 degree, from the magnetic meridian, makes an angle of 45 degree with the horizontal
horizontal, with the horizontal. Find the क्या चीज, true angle of dip. Find the true angle of dip. तो देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक नीडल है, it is suspended in a vertical plane at an angle of 30 degree from the magnetic meridian, makes an angle of 45 degree with the horizontal and find the true angle of dip. ठीक है बेटा, so we used to find the true angle of dip. अब आप देखिए tan, now tan of delta dash, this is what, apparent dip. So apparent dip tan of delta dash is equal to tangent of true dip by cos of alpha, tangent of true dip by cos of alpha. अब आप देखिए बेटा tan of delta dash, हमें क्या निकालनी है, ट्रू डिप निकालनी है हमें, तो यानी कि we wish to find out delta. So tan of 45 डिग्री, ठीक है, ये apparent dip है, this is equal to tan of true dip upon cos of 30 डिग्री, upon cos of 30 डिग्री. ठीक है बेटा, नाउ देखिए ये हो जाएगा tan of delta is equal to tan 45 into बेटे cos of 30 into cos of 30. So this becomes equal to 1 by tan 45 is 1 into बेटा क्या चीज, cos 30 is root 3 by 2. Now tan of delta is root 3 by 2, तो आपको डेल्टा निकालना है. अब tan of delta is equal to root 3 by 2, तो we wish to find out delta, that is the true dip. तो ये हमको देखनी पड़ेगी वैल्यू बेटा टेबल से. अगर आप इसको टेबल से वैल्यू को चेकअप करते हैं, सो दैट बिकम्स 41 डिग्री. कितनी बन जाती है बेटा, 41 डिग्री. सो द ट्रू डिप ऑफ द नीडल, ठीक है, इज 41 डिग्री. अपेरेंट डिप 45 है. ऑलवेज द अपेरेंट डिप इज मोर देन द ट्रू डिप. आप देख रहे हैं ट्रू डिप 41 है तो अपेरेंट डिप 45 है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा. Question number 8. A magnetizing field of 1600 ampere per meter produces a magnetic flux, of 2.4 into 10 power minus 5 Webers in an iron bar of cross-sectional area 0.2 centimeter square. Calculate the permeability and susceptibility of the bar. Solution. देखिए बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारे पास इस प्रॉब्लम में दी गई है 1600 एम्पियर पर मीटर and flux phi is 2.4 into 10 power minus 5 Webers and the cross sectional area is 0.2 centimeter square. So 0.2 centimeter square is how much?
0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एसआई सिस्टम में, इन दी मीटर स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा हमने निकाली परमेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी ऑफ द बार। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, आई विल फाइंड दैट आउट। देखो फ्लक्स क्या होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया। सो दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.2 इंटू 10⁻⁴। These many Weber per meter square is the magnetic field induction। ठीक है बेटा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो गई। नाउ परमेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। तो परमेबिलिटी इज इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, तो आप देखिए बेटा बी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिया आपने, और एच की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो यू कैन फाइंड आउट द परमेबिलिटी। नाउ परमेबिलिटी आपकी जो आएगी दैट विल बी 7.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है दैट इज ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो देखिए बेटा ससेप्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, 1 प्लस काई एम इज इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। तो बेटा देखिए 1 प्लस काई एम इज इक्वल टू व्हाट, नाउ रिलेटिव परमेबिलिटी इज व्हाट, म्यू बाई क्या चीज बेटे, म्यू नॉट। तो इसका मतलब ससेप्टेबिलिटी कितनी होगी, म्यू बाय म्यू नॉट -1। तो ससेप्टेबिलिटी काई एम इज म्यू बाय म्यू नॉट -1। तो आपके पास म्यू की वैल्यू आपने निकाल ली, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो काई एम आ जाएगा। इस केस में जो काई एम की वैल्यू आ रही है मैं आपको बता दूं, दैट इज इक्वल टू 596। वो काई एम की वैल्यू कितनी आ रही है, 596। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Next we move on to question number 9. Next question. Calculate the magnitude, and direction of the magnetic field at the center of the loop, PQRS as shown in figure. If 2 ampere current flows in the loop and R1 is equal to 2 centimeters. R1 is equal to 2 centimeters. And R2 is equal to 5 centimeters. ठीक है बेटा, तो देखिए कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप PQRS as shown in figure. If 2 ampere current flows in the loop and R1 is 2 centimeters and R2 is 5 centimeters. तो आप देखिए बेटा हमारे पास इस तरह से लूप बना हुआ है,
ये देखिए बेटा, ये लाइक दिस वी आर हैविंग द लूप. नाउ दिस इज द सेंटर पॉइंट O, और जो आउटर रेडियस है दैट इज R2 एंड द रेडियस ऑफ दिस इज R1, और लूप में करंट ऐसे बह रहा है. नाउ दिस इज P Q R S. ठीक है बेटा, तो ये PQRS लूप है हमारे पास और सेंट्रल पॉइंट O है, और जो रेडियस है एक R1 है, दूसरा R2 है. R1 2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, R2 हमको 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, और O पॉइंट पे हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का. O क्या है? इट इज सेंटर ऑफ दिस सेमीसर्कुलर लूप एज वेल एज सेंटर ऑफ दिस सेमीसर्कुलर लूप. नाउ बेटे देखिए, ये जो वायर्स हैं इनके लिए PS और जो QR वायर है, इसके लिए जो पॉइंट O है ये उसके एक्सिस पे लाई करता है. तो यानी कि इसके कारण और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे O पॉइंट पर, दैट विल बी जीरो. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस एज वेल एज बिकॉज ऑफ दिस. इसके कारण आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इट इज इनसाइड. O पॉइंट पर इस फर्स्ट सेक्शन के कारण फील्ड इज इनसाइड, और जो सेकंड सेक्शन है उसके कारण मैं फील्ड देखना चाह रहा हूं, तो फील्ड उसके कारण कैसे आएगी. देखिए बेटा, दिस इज लाइक दिस, अगेन इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर. तो बेसिकली इसके कारण फील्ड और इसके कारण फील्ड, यानी सेकंड के कारण मैंने फील्ड रेड कलर से दिखाई है और फर्स्ट के कारण मैंने फील्ड ब्लैक कलर से दिखाई है. तो इसके कारण जो फील्ड है वो भी इनसाइड है, और इसके कारण जो फील्ड है वो भी डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड ही है. तो यानी कि नेट फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. ठीक है बेटा, अब देखिए B नेट फील्ड, सॉल्यूशन करेंगे इसका. तो नेट फील्ड B इज इक्वल टू व्हाट, B1 प्लस B2. नेट फील्ड B इज इक्वल टू व्हाट, B1 प्लस B2. तो बेटा देखिए B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, तो B1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है बेटे, इंटू पाई आई बाई क्या चीज बेटे, R2, प्लस म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई, करंट इज सेम इन बोथ, बाई R1. अब आप देखिए बेटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁻7 इंटू आई, करंट कितना है बेटे, करंट इज 2 एम्पियर्स, इंटू पाई, ये बाहर आ गया. ठीक है, ठीक है बेटा, इंटू क्या चीज, 1/R1 प्लस 1/R2. आप देखिए 1/R1, R1 कितना हो गया बेटा, 2 सेंटीमीटर्स. 2 सेंटीमीटर्स का मतलब कितना हो गया, 2/100 मीटर. ठीक है बेटे, प्लस क्या चीज, 1 बाई क्या चीज बेटे, 5/100. ठीक है बेटे, so this will become equal to 2 pi into 10⁻⁻7 into क्या चीज बेटे, 50 प्लस क्या चीज 20. ये कितना हो गया बेटा, 70. तो 70 इंटू 2 पाई कितना हो गया, 50 प्लस 20, 70 इंटू 2 पाई कितना हो गया, 140 पाई इंटू 10⁻⁻7. ठीक है बेटा, 140 पाई इंटू 10⁻⁻7, these many Tesla. ये क्या हो गई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लूप PQRS. ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब. क्वेश्चन 10th. Now next question, question number 10. Radius of the D's of a 10⁻⁷ hertz cyclotron
cyclotron is 0.6 meter. Find the operating magnetic field. Find the operating magnetic field. Find the operating magnetic field. Find the operating magnetic field and the kinetic energy of the proton beam produced by it. Now देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन. रेडियस ऑफ द डीज ऑफ ए 10⁷ हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है और इज 0.6 मीटर. तो साइक्लोट्रॉन जो रेडियस है उसका साइक्लोट्रॉन की डीज का और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ये है, तो वो दे रखा है आपको और बता रखा है फाइंड द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, और we wish to calculate the kinetic energy of the proton beam that is being produced by it. We wish to find the kinetic energy of the proton beam produced by it. देखो बेटा solution देखो. Now F frequency, ठीक है, is equal to QB by 2 pi into M. ठीक है बेटा, क्योंकि ओमेगा आपको पता है QB by M होता है. ओमेगा is QB by M. सो ओमेगा 2 पाई इंटू एफ के बराबर होता है, तो एफ कितना हो गया, क्यू बी बाई 2 पाई एम. नाउ ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है. अब आपको क्यू भी पता है, एम भी पता है, 2 पाई की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी पता है. 10⁷ इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी अपॉन 2 पाई इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27. दिस इज द मास ऑफ ए प्रोटॉन. ठीक है बेटा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. बी की वैल्यू आप देखिए, नोट कर लीजिए. दिस इज यू फाइंड आउट टू बी 0.656 टेस्ला. इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 0.656 टेस्ला आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी विश टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीम दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इट. अब काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू mv ओवर bq. ये आपको पता है बेटे, ये फॉर्मूला है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का, दैट इज इक्वल टू व्हाट, mv ओवर bq. नाउ बेटा देखिए, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बाय bq. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई ट्वाइस मास. तो यहाँ पे आप बेटा क्या करेंगे, बी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू और एम, क्योंकि आपको रेडियस तो दे रखा है ना सर्कुलर पाथ का, डी का रेडियस है तो उतना ही सर्कुलर पाथ का रेडियस होएगा. तो यहाँ से आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 7.419 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. 7.419 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ये आ जाएगी क्या बेटा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन बीम दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इट. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. सो बेटा ये हमारे अ फ्यू सिलेक्टेड क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं यहाँ पर. तो 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली हमने वर्कआउट किए हैं इस पे.